ठीक है, हो आप लोग? आवाज है ना, ठीक ठाक क्लियर है ना? सर। ओके ओके, देखो मैं हाँ सर। ये जो प्लानिंग मैनेजमेंट का जो एक टॉपिक है, काफ़ी वाइटल एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्टाफिंग। हाँ, मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में स्टाफिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्टाफिंग क्या होता है आप लोग जानते हो। आजकल ये जॉब को लेके बड़ा प्रॉब्लम है ना सर, सच बताना। ये नौकरी है कि नहीं है, नौकरी है कि नहीं है, सब बिग इशू ना। बोलो ना सर, बिग इशू की नहीं? यस सर। यस ना, कि चाहे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, हर जगह से एक ही प्रॉब्लम कि नौकरी चाहिए, है ना। ठीक है, मैं नौकरी का पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा अभी, बट मैं एक सिंपल चीज़ कहूँगा कि बाद में मैं ऑब्वियसली गहराई में बात ज़रूर करूँगा, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट में बात तो हम लोग करते हैं, वो भी करूँगा। मतलब विल ऑल रेस्पेक्ट टू दी आप लोगों का पॉलिटिकल जो भी सपोर्टिंग है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट चाहे चाहे आप बीजेपी को प्यार करो, चाहे आप तृणमूल को प्यार करो, सीपीएम को प्यार करो, जिसको प्यार करना है करो, बट व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट इज़ द इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, इसमें आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि जॉब है तो क्यों है और जॉब नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, इसका रीजंस तो आप लोगों को पता करना ही पड़ेगा सर। जब तक हम लोग, ऐसा नहीं कि सरकार कोई ऐसा नहीं होता कि सर अभी मन किया और जॉब दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जॉब बनाने के लिए आपको पहले बिजनेस बिल्ड करना होगा, सिंपल बात है ना। अरे क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या सरकार चाहे तो किसी को भी रिक्रूट कर सकता है? ऐसे ही रिक्रूट नो कर सर। देगा, या फिर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको रिक्रूट करेगा? क्या लगता है? चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, आप लोगों को क्या लगता है जॉब क्या ऐसे ही दे देगा? नो सर। विश्वजीत को तो लग रहा है नो, लेकिन स्नेहाशीष प्रियांशु को क्या लगता है? हाँ सर। हाँ, तो जॉब देने के लिए क्या करना होता है, मतलब कैसे एक गवर्नमेंट किसी लोगों को जॉब कैसे दे सकता है, व्हाट इज द प्रोसेस, मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों देना है जॉब और किस लिए देना है जॉब, इसका क्या रीजन लगता है आप लोगों को? बताओ ना एक बार। স্যার ফার্স্ট তো দেবের জব হচ্ছে যদি এমপ্লয়মেন্টটা জিরো থাকে এমপ্লয়মেন্ট বাড়াবার জন্য। ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज होगा, बट क्वेश्चन इज कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने की जरूरत क्यों है, मतलब आप लोग क्या सोच रहे हो कि सिर्फ पॉवर्टी को कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेस करना है, यही ना? यस सर। क्या रे प्रियांशु, क्या लगता है जॉब क्यों देना है सरकार को? স্যার যাতে এটা একটু কম হয়, কিটা? মানে মানে যেটা আমাদের ইলিটারেট পিপল আছে ওটা যাতে একটু इलिटरेट पीपल तो मीन्स बेसिकली जरा मूर्ख हो, স্যার मीन्स জব দিলে মেনলি লোকে নিজেদের আত্মনির্ভর হতে পারবে, টাকা নিজে ইনকাম করতে পারবে, গভর্নমেন্টের সাবসিডি বেশি খরচা হবে না, দেশের ক্যাপিটাল বাড়বে, ইনকাম বেড়ে हाँ যাবে। एग्जैक्टली मतलब बेसिकली अगर सबसे बड़ा बात कि अगर जॉब मिले तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चला जाएगा। मतलब लोग, आप लोग पढ़ा लिखा कर रहे हो, एडुकेटेड हो रहे हो, ठीक है, अगर एजुकेशन लेने के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलता है, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर आप लोग अपना लाइफ को गुजारा कैसे करोगे, मतलब नॉट ओनली यू, मैं बात कर रहा हूँ सर 65% यूथ ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया 65% यूथ, दैट मीन्स 130 करोड़ का पॉपुलेशन है सर हमारे कंट्री का। आप बात कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? कितना पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का? 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, 135 करोड़ का, उसमें से यूथ है 65%। कितना हो जाता है 130 करोड़ का 65%? बोलोगे? बोलोगे सर? 135 करोड़ का 65% कितना हो जाता है? 87 करोड़। 87 करोड़ पॉपुलेशन को जॉब चाहिए। कितना लोगों को जॉब मिलता है सर? वो भी सरकारी नौकरी चाहिए, बात को समझना। 87 करोड़ लोगों को चाहिए जॉब, वो भी गवर्नमेंट जॉब। अब सवाल है कि गवर्नमेंट को जॉब देने के लिए ऐसे ही नहीं दे सकता, सरकारी दफ्तर में कितना लोगों का ज़रूरत होता है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें कितना लोगों को ज़रूरत होता है।
जॉब तो आपको तभी मिल सकता है व्हेन देयर इज अ बिजनेस। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे रेक्टिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों का टीचर हो तो आप लोग कुछ भी सुन लोगे मेरे मुंह से, ऐसा नहीं है। व्हेन देयर इज अ बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी बिजनेस को देखने के लिए होता है। हर चीज सोशल वर्क नहीं होता सर। मतलब अगर आप लोग हर चीज में सोशल वर्क ढूंढोगे इसके लिए, अच्छा आप लोग एक चीज मुझे बता सकते हो कि गवर्नमेंट जो नौकरी देगा उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स है ना सर। हम Yes, लोग sir. इनकम टैक्स जमा करते हैं, हम लोग जीएसटी जमा करते हैं, बाकी पैसा गवर्नमेंट लोन लेते हैं सर। लोन, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब जगह से सरकार, आप लोग अगर मेरा ये बजट का क्लास किए थे, आप लोगों को याद है? फाइनेंस यस सर। बजट का क्लास याद है सगा? उसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को कि सरकार कहाँ कहाँ से इनकम करता है। तो सरकार इनकम करेगा, फिर सरकार उसको एक्सपेंस करेगा। ये सर नो, सरकार इनकम करेगा, Yes. दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम करेगा, हम्म। और फिर उस इनकम को क्या करना है सर? एक्सपेंस करना है। और एक्सपेंस के तौर पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, रोड बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, जो चाहिए अपने कंट्री के अंदर, ठीक है। चाइना अगर लड़ाई लड़ता है तो उसके साथ भी लड़ाई लड़ना है, यहाँ पाकिस्तान तंग करके रखता है तो पाकिस्तान के साथ झमेला लड़ना है, यहाँ बांग्लादेश अगर बांग्लादेश से लोग भागा भागा इंडिया में घुस रहा है तो फिर उनके साथ भी इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है ना, माइग्रेशन जो मतलब लोग इधर उधर कर लेते उसको भी रोकना है, ठीक है। इधर अगर श्रीलंका में जैसे पहले था प्रॉब्लम तमिल टाइगर्स का, यहाँ पर भी अगर बहुत सारा आतंकवादी प्रॉब्लम है, इसको रोकना है, ठीक है। तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रॉब्लम, ठीक है। तो चाइना का प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है इधर, रिसेंटली आप लोगों को पता है म्यांमार में प्रॉब्लम हुआ है, तो फिर उसके लिए भी Yes, sir. गवर्नमेंट को Rohingya. काफी, हाँ रोहिंग्या प्रॉब्लम, Rohingya. या फिर म्यांमार में, म्यांमार के काफी सारे लोग सर मतलब इंडिया में आके शेल्टर ले रहा है, ये मणिपुर एंड नागालैंड बॉर्डर में आके, और बहुत लोग सर ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। तो इसको लेके भी एक समस्या चल रहा है, क्योंकि म्यांमार की गवर्नमेंट नहीं है, म्यांमार में गवर्नमेंट फॉल हो गया, वहाँ पर अभी मिलिट्री शासन चल रहा है, ठीक है। चलो सर ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, मैं उसमें डिटेल्स नहीं जाता हूँ अभी, लेकिन कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट का खर्चा मैं बता रहा था आपको कि एक सरकार को चलाने में कितना सारा खर्चा होता है। तो उसमें सबसे बड़ा खर्चा तो सर डिफेंस का खर्चा, कि सबसे पहले तो हम लोगों को अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है। उसके बाद देश के अंदर रिक्रूटमेंट बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस बिल्ड करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। उसके बाद कि कौन सा गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली वी कैन डिसाइड, बट एट ए एज ए एजुकेटेड पर्सन वी हैव टू नो कि अगर गवर्नमेंट बिजनेस नहीं बना पाएगा तो फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता। अब ये जो एक तरह का राजनीति चलता है ना, हम ये दे देंगे हम वो दे देंगे, ये देने वाला राजनीति से कभी भी आप लोग देख लेना सर, आप भी हो हम भी हैं, ये देते देते कुछ नहीं बचेगा। इस तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए। सीरियसली एक बात जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार बता रहा है, अब इसमें काम कैसे होगा इस समय बताएगा, दैट इज आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, दिट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, मैं बार बार इसके लिए क्लास में बोलता हूँ, बिकॉज ये अगर होगा रियल में तभी जाके, जैसे रिसेंटली एक्सपोर्ट में इंप्रूवमेंट हुआ है सर रिसेंट ट्रेंड में, आत्मनिर्भर भारत या फिर सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये जिस दिन इंडिया में एक्चुअल में रेडी होगा, चाहे वो ये गवर्नमेंट कॉज में रेडी होना बहुत मुश्किल होता है, बट हाँ प्राइवेट कॉज में भी हो सकता है, गवर्नमेंट कॉज में भी हो सकता है, तब जाके रिक्रूटमेंट हो सकता है। अब जैसे रिक्रूटमेंट का बात आता है ना सर, तभी मैं स्टाफिंग के बारे में इतना ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ कि स्टाफिंग तभी चाहिए होता है जब आपको एक रिलेवेंट काम मिले। सही कि गलत? देखो सर क्या बता रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है ना सबको? Yes, sir. ओके, तो स्टाफिंग में ध्यान से देखो, डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग, नेचर ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शन, चाहे आप एक गवर्नमेंट को ही देख लो, चाहे आप एक प्राइवेट कंपनीज को भी देख लो। अगर एक गवर्नमेंट अगर जॉब क्रिएट करेगा, सबसे ज्यादा जॉब तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करता है रिसेंटली, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करता है। ये सर नो, सरकार बिजनेस प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, बिकॉज सरकारी लेवल में जो लोगों को जॉब दिया जाता है ना सर, लाइक यूपीएससी क्रैक करके टॉप लेवल में ऑफिसर बन रहा है सर, ऑफिसर क्या कर रहा है सर? करप्टेड हो जा रहे हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में नाकाम हो रहा है, एंड दैट इज वाई वो बिजनेस के बारे में नहीं सोच पाता है। बिजनेस एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, एंड इसके कारण मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे आप एयर इंडिया देख लो, चाहे आप गवर्नमेंट बैंक्स का हालत देख लो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ? ठीक है, सबका बिजनेस का हालत, चाहे आप पोस्ट ऑफिस देख लो, चाहे आप बीएसएनएल देख लो,
ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ मोर और भी है, ठीक है। सिर्फ कुछ ऑयल कंपनीज है जो प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन ऑयल का क्या है वो तो मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग ऑयल बेचना बंद कर देगा तो ऑयल के बिजनेस में कुछ नहीं रहेगा। तो एक्सेप्ट ऑयल बिजनेस, मैं आपको डेटा भी दिखाऊं क्लास में, बहुत बार मैंने दिखाया, फिर से दिखा सकता हूँ। मतलब गवर्नमेंट लेवल में जो लोग मैनेजमेंट में है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टाफिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शंस। ये जो स्टाफिंग है ना, मतलब बेसिकली जिनको काम पे लगाएंगे वो बेसिकली मैनेजमेंट को देखेगा, वो बेसिकली बिजनेस को देखेगा। एंड उसीलिए दैट इज द रीजन स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सर। हाँ चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हालत। चलो कुछ तो देख लो, गवर्नमेंट कंपनीज इन इंडिया, जस्ट थोड़ा बहुत देख लो कि क्या हालत में है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हाँ सर एक सेकेंड, कुछ डेटा ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। जैसे देखो, ये पहले तो आपको मैं लॉस मेकिंग हालत दिखाता हूँ, जस्ट लॉस का अमाउंट देखो। हाँ, एयर इंडिया 15,000 करोड़ का लॉस में जा रहा है सर। इंडिया पोस्ट 14,000 करोड़ के लॉस में है सर। MTNL 3,390 करोड़ के लॉस में जा रहा है सर। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस, PEC, ओडिशा मिनरल, MSTC, ये कुछ फेमस है। नेशनल टेक्सटाइल, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, दीज आर ऑल लॉस मेकिंग कंपनीज। अब सर आप बोलोगे सर प्रॉफिट मेकिंग वाला भी दिखा दो। यस सर, कुछ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, लेकिन सारा का सारा देखो, आपको मैं जितना सारा दिखाऊंगा सब पेट्रोलियम। अब ये प्रॉफिट में रहेगा तो फिर टैक्स भी लेता है ना सरकार हमसे। अब प्रॉफिट में क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर टैक्स होता है। अब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाए तो फिर पब्लिक चिल्लाना चालू कर देता है। हेलो, अरे कुछ समझ पा रहे हो या नहीं? कुछ दिमाग में देखो सर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जितना सारा पेट्रोल कंपनीज है आप देखो, सारा का सारा इधर मिलेगा आपको। ONGC LPG वाले हैं, मतलब जो घर में हम लोग जो गैस यूज करते हैं। ONGC, NTPC ये इलेक्ट्रिसिटी है। कोल इंडिया, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, भारत संचार, ये BSNL, ठीक है। ये रिसेंटली BSNL रिसेंटली ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, ये किसका प्रॉफिट है? क्या BSNL का टेलीकम्युनिकेशन चलता है? अरे BSNL का फोन अच्छा चलता है क्या? BSNL टेलीकम्युनिकेशंस, बताओ ना। नो सर। ना सर। तो फिर ये प्रॉफिट किस लिए हो रहा है बोलो तो? सर गवर्नमेंट सेक्टर का तो ये सप्लाई करे इंटरनेट। क्या सप्लाई करता है? इंटरनेट। गवर्नमेंट सप्लाई, इंटरनेट सप्लाई नहीं करता है सर, उसको लाइसेंस है गवर्नमेंट के हाथ में। मेन लाइसेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोग स्पेक्ट्रम के बारे में सुने हो सर? स्पेक्ट्रम समझते हो? स्पेक्ट्रम क्या है? अरे स्पेक्ट्रम क्या है हाँ सर। जानते हो? अरे 2G, 3G, 4G, 5G, ये सब क्या है? स्पेक्ट्रम है सर। अब ये सब जनरेशंस का जो इंटरनेट का लाइन है, लीज लाइन है, ये सब गवर्नमेंट क्या करते हैं, लीज पे उठाते हैं सर। और फिर इसको खरीदने वाले कौन है? जियो, मतलब रिलायंस, एयरटेल, फिर आपका, और बताओ, वी मतलब वोडाफोन आइडिया। दीज आर दी कंपनीज जो मेनली इनसे खरीदते हैं। तो ये इनका लाइसेंस के दाम के लिए BSNL को पैसे देता है, और इसका सारा का सारा काम अभी BSNL के हाथ में है। BSNL खुद का बिजनेस नहीं चला पाते सर, सिर्फ लाइसेंस बेचता है, बिकॉज वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो लाइसेंस उसके हाथ में चला गया। ये जो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस है वो बेच के प्रॉफिट कर रहा है, और कुछ नहीं है इसके पास, बिजनेस एक्चुअल में नहीं कर पाते। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गैस इंडिया लिमिटेड, सॉरी GIL, हाँ, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सारा का सारा पेट्रोल डीजल और गैस का कंपनी। अब इन पे टैक्स ज्यादा हो जाए तो हम लोग चिल्लाना चालू कर देंगे। हाँ जरूर चिल्लाएंगे, बिकॉज आम आदमी का दिक्कत तो होता है। बट सर मैं आपको किसी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट। क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो क्या? सर हम लोग तो एडुकेटेड है ना सर, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे इकोनॉमिकली, है ना। तो दैट इज वाई, अगर आप जो भी सोचो, जो भी करो, आपको सोचना चाहिए सिचुएशंस क्या है, उसके बाद आप ऑब्वियसली कमेंट जरूर करो कि भाई कौन सा गवर्नमेंट सही है, कौन सा गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, यू कैन थिंक अबाउट दैट। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इस पे एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए स्टाफिंग बहुत वाइटल हो गया ना सर। तो चलो काइंड्स ऑफ स्टाफिंग देख लेते हैं फटाफट। आई थिंक स्टाफिंग करने के पीछे का रीजन समझ में आपको आ गया। काइंड ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस, सारा का सारा देखेंगे। ए प्रियांशु, विश्वजीत, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बोल?
Yes, sir. देख क्या बोल रहे हैं, सिंपल देख, स्टाफिंग इज ए प्रोसेस थ्रू विच कैपेबल एम्प्लॉइज पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, कैपेबल मतलब जो उस पर्टिकुलर काम के लिए सही बंदा है। अगर आप एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में हो, अगर आप एक क्या बोलते हैं सर ऑयल कंपनी में हो, अगर आप एक गैस कंपनी में हो, जो भी कंपनी है, क्या उस कंपनी के लिए काम करने का कैपेबिलिटीज आप में है? क्या एक इंसान को हर तरह का काम आता है? जो जिस काम के लिए कैपेबल है उसको ऐसा कंपनी में रिक्रूटमेंट मिलता है। तो इज ए प्रोसेस थ्रू विच कैपेबल एम्प्लॉइज आर रिक्रूटेड। आप लोग सोच रहे हो सर आप लोगों को जॉब कैसे मिलेगा? लोग ना आजकल देखते कि भाई कौन सा नौकरी में पैसा ज्यादा है। अरे भाई स्पेशलाइज्ड बनो, स्पेशलाइज्ड बनो, तो फिर एज पर स्पेसिफिकेशन आपको जॉब मिलेगा। नौकरी ऐसे नहीं मिल जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, वो कुछ समझ में नहीं आता उनको, वो ना सिर्फ पढ़ता रहता है, चलो अभी तो नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, अभी तो इसका कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई व्हाट इज योर स्पेशलिटी? आपको अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशल बनाना है, और उसके साथ आपको अगर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना है आप करते जाओ, अगर आपको बैंक के लिए करना है करते जाओ, अगर आपको पोस्ट ऑफिस के लिए करना है करते जाओ, अगर आप प्राइवेट कंपनीज में आईटी सेक्टर्स में लिए जाना चाहते हो उसमें जाओ, बैंक के लिए जाना चाहते हो उसके लिए जाओ, बट एटलीस्ट अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर काम के लायक तो बनाओ। नहीं तो आपको स्टाफिंग कैसे करेगा कंपनी? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हर जगह में जरूरत हो जाता है, होता है कि नहीं होता? आप लोग सभी कोई सीए के साथ जुड़े हुए हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक का भी नौकरी कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का अकाउंटेंट भी बन सकता है, कंपनी का टैक्स कंसल्टेंट भी बन सकता है, खुद का प्रैक्टिस ओपन कर सकता है, ऑडिटिंग का काम कर सकता है, फाइनेंशियल शेयर मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट में काम कर सकता है। क्या सही बोल रहा हूँ सर? बोलो तो, am I right सर? बोलो। है सर। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्योंकि इतना सारा काम क्यों कर सकता है? बिकॉज उसके पास ये सब नॉलेज का स्पेशलिटी है। अब ये नॉलेज के साथ साथ जैसे रिसेंटली एक रिक्रूटमेंट क्रिएट किया था सर कैग ने, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैग रिक्रूटमेंट। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करूंगा, जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ। कैग रिक्रूटमेंट 2021 का देखो, रिसेंटली मिला है कैग का रिक्रूटमेंट। ये देखो ऑडिटर एंड ये सरकारी है एकदम फुल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट नोटिस करीब 10,000 के आसपास अकाउंटेंट मतलब अकाउंटेंट का एक नौकरी का डिटेल्स निकला था, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो ये आपका बहुत सारा था, एक साथ 10,000 का पोस्ट निकला था, वो भी हर एक स्टेट में, ये हर एक स्टेट में। मतलब क्यों बता रहा हूँ मैं सर, मैं आपको एक्चुअली स्टाफिंग बता रहा हूँ ना, तो इसीलिए मुझे ये सब बताने का जरूरत हो जाता है। ये देखो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टाफ कार ड्राइवर सारा का सारा था, लेकिन कैग का भी आपको डिटेल्स मिला था, ठीक है। मैं बाद में आपको शो करता हूँ, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो ये ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट जनरल जो था, ये देखो ये मिला कुछ मुझे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया हैज रिलीज्ड नोटिफिकेशन रिक्रूट कैंडिडेट्स फॉर ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। ये देखो सर, ये देखो मिल गया सर। दिखाई दे रहा है क्या? अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो है सर। टोटल नंबर ऑफ कितना 10,811, 1 मंथ पुराना है, मैं बोला ना इसी महीने में निकला था। एज ऑफ कैंडिडेट 18 से 27 का होना चाहिए, मतलब आप लोग जिस एज कैटेगरी में हो। द कैंडिडेट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। द कैंडिडेट हु आर सिलेक्टेड द रिक्रूटमेंट गेट ए सैलरी ऑफ 29,200 से 92,300 तक का सैलरी उनका है सर, मतलब ये बेसिक पे का एरिया है। गेट द कंप्लीट ऑफ द डिटेल्स, ठीक है। तो बेसिक ग्रेजुएट चाहिए, लेकिन आप मुझे अब बताओ कि आपका काम क्या है, किस पोस्ट के लिए लेगा आपको? Auditor and accountant. तो फिर इसके लिए आपको जब नौकरी के लिए आपको आप जाओगे, ठीक है, सरकारी नौकरी है, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ में ही काम करोगे, आपको क्या नॉलेज दिखेगा? आपका कौन सा नॉलेज दिखेगा बताओ? कॉमर्स बैकग्राउंड सर, अकाउंटिंग की। ऑब्वियसली ऑडिटर अकाउंट्स करने के लिए आपको टैक्स का नॉलेज, फाइनेंस का नॉलेज, अकाउंट्स का नॉलेज, है ना, कॉस्टिंग का नॉलेज, जो एक्चुअली कॉमर्स पढ़ा सकता है, और ओवरऑल मैनेजमेंट का नॉलेज, ठीक है, जिसमें लॉ है, बिजनेस एनवायरनमेंट का जो एरिया है, ठीक है। तो ये कॉमर्स दे सकता है आपको, और इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में, और एक चीज मुझे बताओ कि इस फील्ड में तो बहुत सारे बैचलर डिग्री मिनिमम रिक्रूटमेंट का एरिया रखा है,
लेकिन आप मुझे बताओ कि जब इन लोगों को जॉब को रिक्रूटमेंट देना है तो वो किसको लेगा, जिसका नॉलेज सबसे ज्यादा है, मतलब जो इस फील्ड में सबसे ज्यादा नॉलेज रखता है। तो अगर इसमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इस पे पोस्ट के लिए जाते हैं, ठीक है, जो कॉमर्स में हाईएस्ट नॉलेज रखता है, इंडिया में कॉमर्स फील्ड में हाईएस्ट नॉलेज तो सीए ही रखता है सर, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, देर इज नो डाउट। इवन मैं आपको बताता हूं इफ देर इज सम बीकॉम ग्रेजुएट, ओके, प्लस सीए इंटर, एटलीस्ट सीए इंटर, उनको भी बोलबाला होगा, बिकॉज मिनिमम तो क्वालिफिकेशंस कॉमर्स ग्रेजुएट मांगा है, उसके साथ अगर वो सीए इंटर क्वालिफाइड है तो उसका भी नॉलेज एक लेवल अप होता है। या फिर सेकंड बेस्ट में माना जाता है सर सीएमए को, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ऑब्वियसली जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सेकंड बेस्ट, ओके, सेकंड हाईएस्ट नॉलेज का माना जाता है, ठीक है। इस तरह से नॉलेज के बेसिस में रिक्रूटमेंट होगा ऑब्वियसली कि भाई इसको ज्यादा आता है, या फिर सीएस भी आते हैं सर, इसका लॉ का लीगल एरिया काफी अच्छा है, स्ट्रांग है, ऑडिट का भी काम ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी बीकॉम प्लस सीएस भी है, तो भी इसका भी नॉलेज लेवल अच्छा खासा होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं डिस्पैरिटी कर रहा हूं, मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि जब नॉलेज के लिए जाएगा तो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले तो बहुत सारे होंगे, तो फिर आप भीड़ से अलग कैसे होंगे, क्राउड से बाहर कैसे निकलोगे। मतलब आप लोग पढ़ाई जब करते हो ना तो अपने पढ़ाई करना एक, जिसको जिसको अपना सेल्फ प्रैक्टिस करना है, कोई भी मतलब बड़े कंपनी में प्राइवेट हो, किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जा सकते हो, एज ए चार्टर्ड एज ए सीएमए आप किसी भी कंपनी के लिए जॉब के लिए जा सकते हो, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको नॉलेज गैदर करना है। जैसे ये तो सिंपल सरकारी नौकरी का ही मैंने आपको डिटेल्स दिखाया जो रिसेंटली, जिसमें आप देख सकते हो हर एक स्टेट में रिक्रूटमेंट के लिए सरकार ने डिटेल्स मंगवाया था। जैसे देखो छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, इवन वेस्ट बंगाल का भी था। वेस्ट बंगाल में कहाँ चला गया, सबसे लास्ट में होगा, डब्ल्यू से है मोस्ट प्रोबेबली, ये देखो 430 228 ऑडिटर एंड अकाउंटेंट, ठीक है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का था, बाकी आप पूरा भारत का लिस्ट निकला था यहाँ पर, दिखाई दिया ना सर सबको। हाँ, तो बेसिकली जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, जब भी वो रिक्रूटमेंट करते हैं एक स्पेशल नॉलेज लेते हैं, तो ये सरकारी लेवल में एक था, रिसेंटली निकला था, और भी आता है सर अलग अलग कंपनीज का जो सिर्फ चार्टर्ड को ही मांगते हैं, सीएमए वाले को ही मांगते हैं, ये तो मैं एक ओवरऑल बताया आपको। तो बेसिकली द प्रोसेस थ्रू विच कैपेबल एम्प्लॉइज आर रिक्रूटेड, सिलेक्टेड, प्रॉपरली ट्रेंड। ए प्रियांशु बुझते पारছিস কি পারছিস না? प्रियांशु का कोई आवाज नहीं। हाँ सर, हाँ सर। ओके, ट्रेंड, recruited, selected, properly trained, okay, effectively developed, rightfully rewarded, and their joint efforts are harmoniously, ठीक है। मतलब ज्वाइंट एफर्ट, मतलब एक मैनेजमेंट को चलाते वक्त सिर्फ एक बंदा नहीं सर, जितना सारे एम्प्लॉइज है सभी कोई मिलके मैनेजमेंट को चलाते हैं। क्या एक बंदा अकेला मैनेजमेंट चला लेगा? एक बंदा अकेला मैनेजमेंट चला लेगा? एक पर्टिकुलर इंसान मैनेजमेंट को चला लेगा? हाँ विश्वजीत, नो सर। सभी कोई मिलके करता है ना। तो हार्मोनियसली इज ए मैनेजरियल फंक्शन दैट टेक्स पीपल विथ नेसेसरी स्किल्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। जो पर्टिकुलर नेसेसरी स्किल उनके अंदर है वो होना चाहिए। जैसे कि आजकल आप लोग देखते हो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे मैनेजमेंट को लेके दिक्कत नहीं होता, मतलब अगर आप टीसीएस का देखो, इन्फोसिस का देखो, इप्रो का देखो, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा जॉब देता रहता है ना मार्केट में। क्या मैं सही बोल यस रहा हूँ? सर। आप घर के अगल बगल पे किसी को भी पूछो कहाँ जॉब करता है, भाई टीसीएस में जॉब करता है, लेकिन हाँ वहां से जॉब जाने का चांसेस भी रहता है बिकॉज प्राइवेट है। लेकिन जॉब क्यों जाता है? एक ही कारण से जॉब जाता है, ये कंपनीज तो डे बाय डे अपने आप को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो टीसीएस जैसे कंपनी, इन्फोसिस जैसे कंपनी, इनका मैनेजमेंट हमेशा बेहतर क्यों होता है बोलो तो? बिकॉज यहाँ पर अगर आपको टिकना है ना, आपको प्रूव करना होगा, आपको हमेशा अपने आप को बनाना होगा। अब सरकारी लेवल में क्या है ना, लोगों को ना एक ये मिल गया है कि भाई क्या है, मेरा ही है, इस टाइप का, तो वो अपने आप को डेवलप नहीं करता। इसलिए क्या हो जाता है ना, मैनेजमेंट खराब हो जाते हैं और फिर कंपनी लॉस मेकिंग हो जाते हैं। अब लॉस मेकिंग जब कंपनी हो जाएगा तो फिर उसका भी तो हमारे टैक्स के पैसे से ही तो उस कंपनी को सब्सिडाइज करना पड़ता है ना। एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि प्राइवेटाइज कर दो। ऑब्वियसली हर चीज में प्राइवेटाइज में भी उतना अच्छा बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या अपने घर से देगा तो फिर एक्चुअली घर से कहाँ, गवर्नमेंट का पैसा अपना कुछ नहीं होता, सारा का सारा पब्लिक का हमारा पैसा है जो हम देते हैं गवर्नमेंट को। भाई आप रास्ता बना के दो, आप रेल बना के दो, आप ब्रिज बना के दो। अब ब्रिज नहीं बनेगा, रोड नहीं बनेगा, ठीक है, जॉब नहीं दे सकता, वो कंपनी बचाते बचाते पैसा खत्म हो जाएगा।
कुछ समझ में आ रहा है सर? अरे मैंने आप लोगों को डेटा दिखाया, तो इतना सारा कंपनी को बचाते बचाते ही तो खत्म हो जाएगा ना पैसा। Yes, sir. ये सर नो, ये तो यस कुछ सर। भी नहीं है। देयर आर लॉट्स मोर कंपनी। ये देखो, ये सारा का सारा क्या है, ये देखो, मिनी रत्ना, महारत्ना, जानते हो इनके बारे में? ये सब सब सरकारी है। चार्टर्ड सीएमए का वैकेंसी वगैरह बहुत निकलते हैं। ये सब नवरत्न, ये नवरत्न कंपनीज है। 9 जेम्स ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कंटेनर, कभी इनका फाइनेंशियल डेटा चेक करना। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, एनएलसी, ऑयल इंडिया, पावर फिनांस, राष्ट्रीय इस्पात निगम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनको लिस्ट ऑफ नवरत्नस में लाया गया है सर। और यहाँ पर सर मिनी रत्नस है, दीज आर ऑल कॉल्ड मिनी रत्नस, ठीक है, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी, एंट्रीज कॉर्पोरेशन, बालमेर, बहुत सारे सरकारी कंपनीज है। लेकिन अगर इनका हालत खराब होगा, इन पे जो लोग बैठे हैं इनका अगर बिजनेस करना नहीं आता है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे जॉब क्रिएट करेगा? और हमारा जो पैसा जाता है, इसमें तो मैंने आपको बस कुछ ही लिस्ट दिखाया, इसी में ये हालत है, तो फिर बाकियों में क्या हालत हो सकता है? आप समझ पा रहे हो सर? एज ऑफ अक्टूबर 2019 देर आर 10 महारत्नास, याद रखना, हाँ, 10 महारत्नास, 14 नवरत्नास एंड 74 मिनी रत्नास, एंड देर आर 348 सीपीएसी, ठीक है। सीपीएसी मीन्स मोस्ट प्रोबेबली आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज 348। अब ये है सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पाने का जगह। बैंक्स में आप देख सकते हो, नेशनलाइज्ड फुल सर्विस शेड्यूल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, ये सब सरकारी लेवल में बात कर रहा हूं मैं। पेमेंट बैंक में इंडियन पोस्ट है और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल, ये स्टॉक मार्केट में मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ इनके बारे में। तो आप लोग इस तरह से कंपनी का डिटेल्स भी निकाल सकते हो, उसका फाइनेंशियल हालत भी देख सकते हो। लेकिन अगर ये सब ऑर्गेनाइजेशन लॉस मेकिंग हो जाएगा गलत लोगों के लिए, गलत स्टाफिंग के लिए, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएगा? और फिर हमारा जो पैसा हम लोग टैक्स के थ्रू से जमा करते हैं, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? इनको बचाते बचाते निकल जाएगा। तो ऐसा लोगों के हाथ में कंपनी होना चाहिए, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सरकारी लोगों का एक प्रॉब्लम है, इनको पता होता है ना कि इनका सैलरी फिक्स्ड है। आप मेरा बात समझना, और विथ ऑल रिस्पेक्ट टू द गुड सरकारी एम्प्लॉइज, ठीक है, लेकिन जैसे इनको पता चलता है इनका सैलरी फिक्स्ड है, तो क्या ये दिमाग लगाएगा? क्या लगता है आप लोगों को कि ये अपना ब्रेन No, sir. प्रीसियस, ये अपना प्रीसियस ब्रेन को यूज करेगा ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलपमेंट के लिए? व्हाट डू यू थिंक स्नेहाशीष? बता ना No, अगर sir. मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ तो। हाँ सर, ठीक। तो बिजनेस होना चाहिए तब एम्प्लॉयमेंट होगा ना सर। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा शायद, लेकिन सीरियसली दैट्स अ रियल कॉन्सेप्ट। अब चाहे इसमें कोई भी पार्टी का बात आ जाए, ठीक है। तो नेचर ऑफ स्टाफिंग क्या होना चाहिए? इट इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्वियसली इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इट इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज कंसर्न विद ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं क्यों इतना ज्यादा चिल्ला रहा हूँ, क्यों इतना ज्यादा मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस को सही करना है, ऑर्गेनाइजेशंस को सही हाथों में देना है। किसी को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मेरा जॉब पक्का है। क्यों? ऐसा फीलिंग आ जाए ना, तो फिर उनको कैसा लगने लगता है ना कि सब दादाजी का प्रॉपर्टी है, ये तो हमारा दादाजी का प्रॉपर्टी है। ये फीलिंग अच्छा बात नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि दादाजी का प्रॉपर्टी का हालत क्या होता है। दादाजी का प्रॉपर्टी का यस हालत सर। क्या होता है? बताओ ना, आप ही लोग बताओ, सोसाइटी में क्या देख पाते हो? कितना लोग है जो दादाजी का प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं और कितना लोग है जो दादाजी का प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं? ভাগ বাটোরা করে নেয়। एग्जैक्टली ना सर, सरकारी लेवल पे कंपनीज का ऐसा যতগুলো ही हालत ছেলে हुआ। মেয়ে আছে সবার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ। सब सब भाग बंटवारा कर लेते हैं, बढ़ाते हैं कोई दादाजी का प्रॉपर्टी को? ना सर, खूब नहीं बढ़ा। रेयर। हाँ, इट्स वेरी खूब रेयर, रेयर। मतलब 1% होगा? ना सर। नहीं होगा। 1%ও না, 0.1 হতে পারে। 0.1 हो सकता है। तो ये सिचुएशन है। अब नॉर्मल हालत में अगर इंडिविजुअल घर का हालत ऐसा है, तो सरकारी लेवल में जब एम्प्लॉइज लोग बड़े बड़े कंपनीज में जहां पर लाखों करोड़ों का डील होता है, अगर उसमें उनको एक बार लग जाए भाई मेरा तो जॉब पक्का है, तो फिर आपको क्या लगता है वो क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करेगा या फिर अपना सैलरी को पक्का करके और ब्राइब लेके सिर्फ पेट मोटा करेगा? व्हाट डू यू थिंक? आई एम जस्ट पेट आस्किंग मोटा सम घूम रहा जेन्युइन क्वेश्चन। मैं पेट राजनीति का मोटा बात करेगा। एकदम नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग इकोनॉमिकल फैक्ट्स।
और जो चल रहा है चारों तरफ। तो किसी को भी, चाहे अब वो जॉब गवर्नमेंट वाला हो, चाहे वो जॉब, जैसे प्राइवेट में क्या है ना, किसी का भी जॉब सिक्योर नहीं है। क्यों बोलो तो? क्योंकि प्राइवेट में परफॉर्म करोगे तो रह पाओगे, परफॉर्म नहीं करोगे तो जाना पड़ेगा। अपडेट हो जाओगे तो कंपनी आपको हमेशा वेलकम करेगा, पैसे में भर के रखेगा। जैसे जितना भी प्राइवेट लेवल में लोग काम करते हैं ना, दे आर ऑलवेज बिजी, दे आर ऑलवेज फोकस्डफुल। उनको करना होगा, नहीं तो कंपनी उनको बोलेगा कि भाई अपग्रेड करो अपने आप को। लेकिन सरकारी लेवल में देखो, दे डोंट वांट टू अपग्रेड। क्या है भाई, ऐसे ही मिलता है 80,000 और क्या काम करना है, ऐसे ही मिल जाता है 1 लाख, तो व्हाई शुड अपग्रेड? तो दे डोंट वांट टू अपग्रेड। बात कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? यस सर। तो दीज आर सम सीरियस क्वेश्चन सर। ठीक है, अब बात प्राइवेट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट बन जाए इसका भी नहीं है। ठीक है, बात इसका भी नहीं है कि कंपनी में जो लोग काम करे वो लोग अपने आप को कंपनी, मतलब दादाजी का प्रॉपर्टी ना समझे। अब किसी को भी ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, इवन गवर्नमेंट को भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, किसी को भी, किसी भी सरकार को ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि भाई हाँ आप रहो तो रहते जाओ, ऐसा नहीं। यू हैव टू चेंज दिस, अदरवाइज ये आपका प्रॉब्लम, स्टेट का प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम। दादाजी का प्रॉपर्टी मत बनाने दो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो सरकारी मंत्री हो या आमला हो, कोई भी हो। उनको ऐसा फील हमेशा हो कि इफ आई डोंट परफॉर्म आई हैव टू गो। ठीक है, इट इज सेपरेट फ्रॉम फिजिकल फैक्टर्स, इट इज सेपरेट फ्रॉम फिजिकल फैक्टर्स। यूएस में देखे हो सर, कैसे हर साल में सरकार चेंज हो जाता है, हर 5-5 साल में, मैक्स टू मैक्स 10 साल, इससे ज्यादा यूएस में सरकार नहीं रहता। ये हमारे देश में ही प्रॉब्लम है कि हम लोग, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, आई डोंट नो कि क्या है वेस्ट बंगाल के लोगों के अंदर, कि ये किसी को 34 साल रख देता है, किसी को 20 साल 25 साल रखने का सोचता है। अरे क्यों? कोई ये चल रहा है क्या, राजाओं का समय चल रहा है क्या? चेंज करो ना। कौन सा पार्टी में कौन आता है कौन जा रहा है डजेंट मैटर, बट पार्टी चेंज करते जाओ, बेहतर है फॉर योर नेशंस, बहुत बेहतर है। आपको नहीं लगता कि मैं सही बोल रहा हूँ? একদম স্যার। चेंज करो। একদম স্যার, এখন তো শুধু খেলা হবে। अब खेला नहीं खेलना है सर, ये खेला फिला छोड़ो, वो तो उन लोगों का राजनीति का स्लोगन है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बट ये वोट का माहौल है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें चेंज के साथ हमेशा चलना चाहिए। हर 5-10 साल में चेंज करते चलना चाहिए, डिपेंड करता है। ये चेंज कर लो भाई, जो है। अब किसी को भी बोल रहे ना सर, दादाजी का संपत्ति फीलिंग नहीं करवाना है कि ये तो मेरा ही है, दिस फीलिंग इज नॉट गुड। इसमें और कुछ नहीं होता। एक्चुअली गवर्नमेंट का जो संपत्ति है वो खराब होता है, बिजनेस खराब होता है, इवन गवर्नमेंट का बिजनेस भी खराब होता है। और प्राइवेट बिजनेस तो आएगा नहीं कभी भी, बिकॉज जब सरकारी लोग स्टेबिलिटी नहीं रखेगा, प्राइवेट कंपनीज भी नहीं आएगा, सिंपल बात। तो इट्स अ लैक ऑफ मैनेजमेंट सर, यही मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट लैक ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग प्रॉपरली नहीं होता है। ठीक है, इट इज सेपरेट फ्रॉम ऑफ फिजिकल फैक्टर, बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव फंक्शंस। ठीक है, इट्स सेपरेट फ्रॉम फिजिकल फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव फंक्शन। सीरियसली इट्स वेरी सेंसिटिव कि किस काम के लिए किसको चुनेंगे, इट्स वेरी सेंसिटिव। हर किसी से हर काम नहीं हो पाता, चाहे वो कितना भी, देखो सर, कोई इंसान किसी काम में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई किसी काम के लिए परफेक्ट ना भी हो सकता है। तो सही लोगों को सही जगह में डालना ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट डील्स विथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लाइक डायरेक्शंस। स्टाफिंग पे ही कंट्रोल हो जाते हैं कि डायरेक्शंस क्या होगा, कोऑर्डिनेशन क्या होगा एंड कंट्रोलिंग क्या होगा। ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ना सर। डायरेक्शंस, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पे हम लोग काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। यस, हेलो, यस सर। यस सर। स्टाफिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शंस कमिटेड टू एक्वायरिंग ट्रेनिंग। पहले आपको एक्वायर किया जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर आपको अप्रेजिंग की, मतलब सिलेक्शन, अप्रेजिंग का क्या मतलब होता है, सिलेक्शन। एंड फिर आपको कंपेंसेट किया जाएगा, मतलब आपको जिस काम के लिए लिया गया है उसके लिए आपको पेमेंट किया जाएगा। तो याद रहना सर, एक्वायर करेगा आपको, ट्रेनिंग देगा आपको, सिलेक्ट करेगा आपको, कंपेंसेट करेगा आपको। दैट इज द स्टाफिंग एज मैनेजमेंट फंक्शंस। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग, कंपेंसेटिंग। ओके स्नेहाशीष, बोझा गा लो। यस सर। হ্যাঁ স্যার।
प्रिंसिपल टू बी अंडरस्टैंड बाय ऑल मैनेजर्स। अगर आप एक कंपनी का मैनेजर हो, अगर आप एक बिजनेस हो, देखो सर, एक बिजनेसमैन के अंदर सारा का सारा गुण होते हैं ना, ऑल काइंड ऑफ क्वालिटीज अगर किसी के अंदर होता है वो बिजनेसमैन पे होता है, बिकॉज वो अपने कंपनी के लिए जॉब भी करता है, वो अपने कंपनी को बिल्डअप करने के लिए मैनेजमेंट भी संभालते हैं, वो अपने कंपनी में स्टाफ की तरह काम भी करते हैं, और वो रिस्क उठा के बिजनेस का एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी भी दिखाते हैं। दिखाते कि नहीं दिखाते? डोंट यू थिंक एक बिजनेसमैन के अंदर सारा का सारा क्वालिटीज होते हैं? हाँ सर। है ना? मतलब जो लोग जॉब करते हैं, एक जॉब जो करते हैं, ठीक है, जॉबर्स, ठीक है, सैलरी लेते हैं वो, लेकिन सिर्फ वो उतना हेडेक लेता है, मतलब वो सैलरी लेने, जो सैलरी से काम करते हैं, सिर्फ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्वियसली निभाते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है ना सर। मतलब जितना काम उनको दिया गया वो उतना ही देखते हैं। अगर वो अकाउंट्स का नौकरी करते हैं तो ओनली अकाउंट्स तक लिमिटेड है। अगर अकाउंट्स का नौकरी करते तो अकाउंट्स तक लिमिटेड है। अगर साइंस का मतलब रिसर्च का काम करते तो रिसर्च तक लिमिटेड है। अगर गेट कीपर है तो फिर गेट कीपर के काम तक लिमिटेड है। ये सर नो। लेकिन यस सर। एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो एंटरप्रेन्योर, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर का क्या केस है? रिस्क बहुत उठाते हैं ना, पैसा भी बिजनेस पे ही लगाते हैं ना। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, इसी को तो सारा का सारा रिस्क उठाना पड़ता है, चाहे वो कैपिटल का लॉस हो, कैपिटल का लॉस हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनका। जब बिजनेस नया नया रहता है, जब तक बिजनेस बड़ा नहीं हो जाता, तो जॉब वो खुद के बिजनेस में खुद ही जॉब करता है ना सर। ये सर नो। हाँ सर। यस सर। जैसे आप लोग जानते होंगे हल्दीराम जैसे बिजनेस, जो आज जो भी बिजनेस, नॉट ओनली हल्दीराम, बिग बाजार, जो भी बिजनेस बड़े हुए हैं सर, सबसे पहले हल्दीराम का कहानी तो ऐसे सर, वो कलकत्ता के रास्ते में ना सर, ये भुजिया वगैरह होता है ना, जिसको हम लोग झूरी भाजा बोलते हैं, झूरी भाजा सेव या भुजिया, जिसके लिए हल्दीराम जाने जाते हैं, कलकत्ता के रास्ते में ना बोरा उठा के ना, ऐसे कंधे में बस्ता उठा के फेरी करता था। आज हल्दीराम जहां बना है स्टॉपेज बन गया। जानते हो हल्दीराम का कहानी? वो अलग बात कि हल्दीराम का फैमिली थोड़ा सा अलग हो गया है, कुछ जेल में है, दैट्स अ डिफरेंट, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बिजनेस। कंधे पे झुरी भाजा और सेव भाजा का बोरा उठा के फेरी करता था कलकत्ता के रास्ते में। आज जहां पर हल्दीराम बना है वो स्टॉपेज बन गया। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है, मैं तो बस कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, सर आप लोग लिज्जत पापड़ का नाम सुने हो सर? यस सर। हाँ, लिज्जत पापड़। ये लिज्जत पापड़ वाले श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, पॉपुलर यूनिट से लिज्जत, ये लिज्जत पापड़ की जो महिला है, इनका नाम क्या है बोल तो कुछ, ये फाउंडर जसवंती बेन जमुना दास पोपट, यही है ना? हाँ सर, ये मतलब रेस्पेक्टेड पर्सन, इज अ वेरी रेस्पेक्टेड। कुछ फैमिलीज मिलके मतलब गांव गांव में कुछ बिजनेस के लिए पापड़ बेलने का काम करता था, ठीक है। आज इनका बिजनेस लाखों करोड़ों का बिजनेस बना के रखा है। आपको मैं दिखाता हूँ इसका वैल्यूएशन, जस्ट देख लो एक बार। आप लोगों को लगता है ना कि ऐसे ही सब कुछ नहीं बन जाता, ठीक है। पद्मश्री है, अच्छा पद्मश्री से याद आया, मैं आपको और एक पद्मश्री से मिलाऊंगा जस्ट अ मिनट में, और एक फेमस पद्मश्री जिनका कनेक्टेड पर्सन हमारे साथ अभी है। Jaswantiben Jamnadas Popat is an Indian businesswoman who is the founder of Sri Mahila Griha Udyog Lijjat Papad, a women's worker cooperative involved in manufacturing of various fast-moving consumer goods. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको पद्मश्री दिया है। एज ऑफ 29 91 ईयर्स ओल्ड करेंटली। कितना किया है? 1959 में हाउस होल्ड वेंचर स्टार्टेड कंपनी, जस्ट कैपिटल ₹80। क्या दिखाई दे रहा है सर? 80 रुपए का बिजनेस स्टार्ट था। यस सर। आज इसका टर्नओवर है एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ सर। मनी इज नॉट द बिग इशू इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कुछ कर दिखाने का जज्बा। 80 रुपीज से स्टार्ट किया गया बिजनेस आज 1000 करोड़ का सालाना टर्नओवर देता है, और इनके बिजनेस में आज 44,000 वुमेन काम करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। विश्वजीत, विश्वजीत, यस सर। तेरा चाची का नाम बता बाबू थोड़ा। किसान चाची। किसान चाची, किसान चाची।
चलो सर, विश्वजीत का अपनी चाची है सर, आप लोगों से मिलाते हैं। आप लोग बहुत खुशकिस्मत है हम लोग सभी कोई कि हम लोग विश्वजीत से साथ, विश्वजीत हमारे पास क्लास में है और पढ़ते हैं। ये विश्वजीत का चाची है, आई एम नॉट जोकिंग सर, सीरियसली अपनी चाची है इसका, उन्हीं गांव का। ये देखो सर, मुजफ्फरपुर दिख रहा है सर, विश्वजीत ऑल्सो फ्रॉम मुजफ्फरपुर, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। राजकुमारी देवी, इनका कहानी भी सुन लो, ठीक है? Rajkumari Devi is an Indian farmer. She was awarded with India's 4th highest civilian award. दिखाई दे रहा है प्रियांशु? बोल। मैं बहुत दिन से सोच रहा कि कभी मौका आएगा तो ये कहानी मैं बताऊंगा विश्वजीत, बट कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, मतलब ऐसा कनेक्शन नहीं आया। आज के क्लास में कैसे आ गया, ठीक है? बिकॉज ये स्टाफिंग कनेक्ट कर दिया हम लोगों को। सी इज ऑल्सो पद्मश्री। ये देखो सर, यही है ना विश्वजीत तेरी चाची? यस सर, यस किसान सर। चाची, ठीक है? ये कौन है रे विश्वजीत? सो कोई रिपोर्टर है। रिपोर्टर है, अच्छा। ये तुम लोगों के घर के बगल में ही है, मतलब तुम्हारे घर में ही रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं? घर में। घर में ही रहते हैं। ये देखो, किसान चाची was born in poor Bihari family and due to family poverty she was get married in young age. After her marriage she formed a self-help group and with the help of biological farming she gave job many poor families. Bihar CM Nitish Kumar recognized her, awarded with Kishan Shri, and उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको दिया पद्म श्री। किशन चाची इज फ्रॉम आनंदपुर विलेज लोकेटेड इन सराया ब्लॉक ऑफ मुजफ्फरपुर। क्या तुम लोग का विलेज का ही नाम है? यस सर, सरिया नारायणपुर, अनंतपुर। सरिया नारायणपुर, अच्छा। She completed her matriculation after her marriage. At this time, she is owner of Kishan Chachi brand. कुछ दिखाई दिया सर? खेती बाड़ी में इतना सेल्फ हेल्प ग्रुप को इतना मौका दिया कि उस पूरा एरिया में एग्रीकल्चर को बूस्ट किया, और उसके सभी मतलब उस गांव के सभी औरतों को। क्या मैं सही बोल रहा हूँ विश्वजीत? तू थोड़ा कुछ बता सकता है कि यस और सर। क्या किया है, मतलब सर, मेनली क्या किया है, बोल। सर जो नया स्टार्टअप उसको पैसा देना, उसके बाद में खुद का अचार ये सब बेचना, ये सब। एवरीथिंग, मतलब अगर घर, मतलब जो जैसे जिस तरह से ये जसवंती जमुना दास पोपट जी ने जैसे कि पापड़ का बिजनेस को बिल्डअप किया, सिमिलर कॉन्सेप्ट में एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी जैसे अचार हो, पापड़ हो, या फिर जो भी खेती का चीजें प्रोडक्ट हो, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा देना, उनको पैसा दे के उनका बिजनेस का मार्केटिंग करना, सारा का सारा काम पे हेल्प करते हैं, यही ना? मोटिवेट यस करते सर, हैं। यस सर। चलो, अरे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो सर, बहुत अच्छा है कि विश्वजीत भी हमारे साथ थे और उनको चाची को भी हम लोगों ने देख लिया पद्मश्री। मैं मुझे कभी मिला ना, हाँ विश्वजीत, मुझे कभी अगर मौका मिले यस सर, तो मैं जरूर मिलूंगा। यस সেটা सर। দেখে তোমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। কি বল? স্ট্রাইক করেছে। हाँ, সোশ্যাল ওয়ার্ক আর কিছু করার জন্য কিছু ব্র্যান্ডিং লাগে না, ইচ্ছা থাকলেই করা যায়। एग्जैक्टली ना सर। सोशल वर्क करने के लिए देखो ना, ये अनदर इम्प्रूवमेंट मेरे को याद नहीं रहता है हमेशा, बट मुझे पता था, बहुत दिनों से मैं जानता हूँ कि विश्वजीत का जो चाची है वो मतलब पद्मश्री है, ठीक है? इंडिया 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सर। पद्मश्री को एक आम बात नहीं है, आप लोग जानते हो। हाँ, तो कुछ खास काम करना पड़ता है ना उसके लिए। इसके लिए रिकॉग्निशंस नहीं चाहिए होता है, कुछ करने का इच्छा होना चाहिए, तो हो सकता है, ठीक है? तो इतना सारा लोगों को मैनेज करना, दे आर द ग्रेट मैनेजर। इस तरह का काम करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? ग्रेट मैनेजरियल स्किल होना चाहिए, और कोई किसी की फैमिली बैकग्राउंड का जरूरत नहीं होता चाहिए सर। एक सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से भी आप बन सकते हो। ये कोई अंबानी की फैमिली से नहीं है, दे आर नॉट फ्रॉम एनी अंबानी और एनी अदानी ग्रुप। लोग पागल हो जाते हैं। अंबानी अदानी अपने जगह में बहुत बड़ा काम कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बट इंडियन इकोनॉमी में इनके जैसे, जैसे कि किसान चाची, जैसे कि लिज्जत पापड़ की जो फेमस महिलाएं हैं, जैसे कि जसवंती पोपट जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये भी 1000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर प्रोवाइड करते हैं। कैन यू इमेजिन सर? तो फिर मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट कि कॉर्पोरेट लेवल, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट बिजनेस, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। इसी चीज पे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने का कि अगर कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए, आप लोग तो शहर में रहते हो, किसान चाची तो गांव में रहते हैं। हाँ, मैट्रिकुलेशन है सर, ओनली मैट्रिकुलेशन, माध्यमिक मतलब 10th लेवल पास किया है,
और मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो विश्वजीत के साथ जाके घूम के आ सकते हो। क्या विश्वजीत जा सकता है कि नहीं जा सकता? यस सर, सर चलिए ना। अगर अगर किसान चाची से कुछ सीखना है हम लोग जा सकते हैं। यस सर। चलो सर हम लोग जा यस सर, सकते हैं। जाओ सर। जाएगा? नहीं Yes, sir. सीरियसली, मैं मुझे भी जाना है। প্রিয়াংশু যাবি নাকি? একদম। একদম স্যার। জানতিস এরকম একটা মানুষ আমাদের সাথে আছে যার বাড়ির লোক পদ্মশ্রী? হ্যাঁ না, ফার্স্ট টাইম हाँ सर। শুনলাম। सीरियसली इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि कोई ऐसे भी हमारे साथ है जिनके घर की फैमिली मेंबर पद्मश्री है ना स्नेहाशीष? सीरियसली मुझे Thank तो you. बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं कभी ভালো লাগলো विश्वजीत के हाँ बोल। ভালো লাগলো দেখে স্যার। सीरियसली मैं बहुत बार सोचा कि मैं कभी विश्वजीत को बोल नहीं पाया, बट सीरियसली आई फील वेरी प्राउड की, और मैं विश्वजीत से भी उम्मीद करूंगा। ऐसे विश्वजीत अच्छा लड़का है, उसको भी उसके अंदर भी एक चीज मैं देखता हूँ कि वो कुछ करने का जज्बात रखता है। ऐसे फैमिली बैकग्राउंड होने से लोग जज्बात ऐसे ही, मतलब ये तो जेनेटिकली मिल जाता है विद मोटिवेशन। बट मुझे भी उम्मीद है कि विश्वजीत भी अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करेगा। आई नो बहुत बड़ा कुछ करेगा, चाची का नाम और आगे लेके जाएगा। क्या रे, करेगा ना विश्वजीत? यस सर। Okay. तो देखो, ऑल मैनेजर्स आर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, ठीक है? एम्प्लॉइज आर मोर इम्पोर्टेंट एसेट्स देन बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स। समझ रहे हो सर? लोग आजकल क्या करते हैं ना, कुछ भी शुरू करने से पहले ऑफिस के बारे में सोचता है कि भाई मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस चाहिए, कैमक स्ट्रीट में ऑफिस चाहिए, बालीगंज सर्कुलर रोड पे ऑफिस चाहिए। क्या लगता है, बालीगंज सर्कुलर रोड में ऑफिस जरूरी है, या पार्क स्ट्रीट में ऑफिस जरूरी है, या फिर कुछ करने का इच्छा जरूरी है? क्या रे? सर कुछ करने का इच्छा जरूरी है। ऐसा नहीं है ना कि पार्क स्ट्रीट में ऑफिस होगा तभी कुछ हो पाएगा। नो सर। স্নেহাশিস বল, বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? ऐसा হয়ে যাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি না? কিন্তু এই জিনিসটা স্যার আবার কিছু ডিফারেন্স করে না, মানে ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। कौन টাইপ सा? অফ বিজনেস, টাইপ অফ এজেন্ডা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। हाँ ऑब्वियसली टाइप ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ एजेंडा, एवरीथिंग मैन टू मैन वैरी करता है। बट पॉइंट इज दैट कि लोग ऐसे सोच लेते हैं ना कि मुझे अगर बिजनेस करना है तो पार्क स्ट्रीट में ही ऑफिस बनाना है। बट नॉट नेसेसरी ना, आपको पार्क स्ट्रीट में ही ऑफिस बनाना है। अरे सर, पार्क स्ट्रीट में ऑफिस बनाने का खिलाफ नहीं हूं मैं, आई एम नॉट अगेंस्ट द पार्क स्ट्रीट ऑफिस। बट पॉइंट इज दैट आप अगर एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप पहले ही सोचते हो कि आई वांट अ बिग कॉर्पोरेट लेवल ऑफिस, देन ओनली आई कैन ग्रो। आई डोंट थिंक कि इसमें मैक्सिमम स्टार्टअप फेलियर हो जाते हैं सर। स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा खर्चा उठा लोगे, पार्क स्ट्रीट में ऑफिस रेंट पे लोगे, लीज पे लोगे, करोड़ों का खर्चा आ जाता है। तो पहले आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को करो ना, उसके बाद जब पार्क स्ट्रीट में ऑफिस करने का मौका मिले ऐसे ही मिल जाएगा। आज अगर किसान चाची कोशिश करेंगे तो हो जाएगा उनको, लेकिन किसान चाची क्या पार्क स्ट्रीट में या बिहार में पटना का जो सबसे फेमस एरिया है, या फिर जो भी बिहार में जो फेमस एरिया है, क्या उन पे ऑफिस बनाने का सोचा, या फिर रूट लेवल पे जाके काम किया? रूट लेवल पे जाके काम किया। एग्जैक्टली ना सर, हर काम का एक रूट लेवल कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप रूट लेवल में, आपको और एक बिजनेस दिखाता हूँ चलो। विश्वजीत, ये स्नेहाशीष ने बात उठाया तो मैं और एक फेमस बिजनेस के बारे में बताता हूँ। आप लोग इस बिजनेस के बारे में सुने हो, जोहो कॉर्पोरेशन? टीवी में ऐड आता है सर आजकल। ये बिजनेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, सैस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नाम सुने उसका? यस सर, नाम सुनेছি। यस सर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। इनका मैक्सिमम क्लाइंट यूएस का है, बट आपको सुन के बहुत खुशी होगा, ये केरला बेस्ड एक कंपनी है, और सर इसका ऑफिस गांव में है। आई एम नॉट जोकिंग सर, गांव में है सर, गांव में, सीरियसली। ठीक है, ये देखो, श्रीधर भेम्बू, राधा भेम्बू, इनका बिजनेस का ऑफिस हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु। अभी तो इनका इतना बड़ा ऑफिस है, ठीक है, अभी इनका बिजनेस इतना बड़ा का ऑफिस आपको दिख रहा है, लेकिन इसका बिजनेस ये अभी भी, श्रीधर भेम्बू आज तो बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया, बट इनका बिजनेस का एवरीथिंग आज रिसेंटली एक बहुत फेमस बिजनेस बन रहा है। 590 मिलियन का रेवेन्यू कमाया है, 110 मिलियन का ऑपरेटिंग इनकम है इनका, ठीक है, वो भी पूरा का पूरा इंडिया से, तमिलनाडु के एरिया से बनता है। श्रीधर भेम्बू एकदम गांव से सर, एकदम गांव से अपने आप को चलाते हैं, और पूरा का पूरा बिजनेस सोशल एंटरप्रेन्योर। ये देखो सर, is noted for taking software product development functions from urban center into rural villages in India। मतलब इनका मानना है कि गांव ही देश का भविष्य है, और इसलिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फंक्शंस को ये शहर में नहीं, नॉट इन बैंगलोर, नॉट इन चेन्नई, नॉट इन कोलकाता और मुंबई, वो रूरल विलेजेस में जाके इसका काम करना चालू किया है। स्पेशली हिज कंपनीज जोहो एस्टेब्लिश इट्स ऑफिसेस इन रूरल माथा, क्या सर नाम, मतलमपरी, तेनकासी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। ये गांव में इन्होंने अपना कंपनी का ऑफिस बनाया।
एंड इन सबर्बन रीजन, सबर्बन मतलब छोटा शहर में, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश। ही मूव फ्रॉम द बे एरिया टू मथलीपरे एट दिस टाइम। तो समझ में आ रहा है सर? जो गांव में जाके काम करने का सोचते हैं, ऐसा नहीं कि हम गांव में हैं तो, किसान चाची तो खेती करता था, खेती रिलेटेड काम करते थे, मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर किसान चाची ने काम किए, अभी भी कर रहे हैं। जसवंती जमुना दास जी ने भी पापड़ के ऊपर काम किया। ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम किया सर, वो भी गांव में। ये देखो सर, he was also recipient of Padma Shri, India's 4th highest civilian honor. He was also appointed the National Security Advisory Board in 2021. Bhembu was awarded the Ernst and Young Entrepreneur of the Year award in 2019. E&Y का भी Entrepreneur of the Year award मिला इनको। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि बिजनेस। अच्छा, और एक चीज, हाई प्रोफाइल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, Bhembu termed the criticism as unwarranted and stated this participation as a matter of his personal choice। ठीक है, मतलब लोग सोचा था कि कोई आरएसएस का एजेंडा लेके था, लेकिन वो अपने पर्सनल चॉइस में आरएसएस में ज्वाइन किया था। दैट्स अ डिफरेंट इशू। चलो सर, उसमें बात नहीं करते। अच्छा, तो समझ में आ रहा है सर? हाँ, कि अगर कुछ करना है तो आप बहुत तरीके से कर सकते हो। गुड एम्प्लॉइज गिव ए कंपनी द कॉम्पिटिटिव एज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मैचिंग प्रोसेस, देयरफॉर इट मस्ट मैच द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस विद द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशंस चाहते हैं और क्या उसके एम्प्लॉय कर सकता है, ये दोनों मैच करता है ना, तो ही जाके बिजनेस आगे बढ़ता है। ठीक है सर, इसलिए स्टाफिंग इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट है। फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस, मेकिंग पॉसिबल डिस्कवरी एबल स्टाफ फॉर चैलेंजेस, गारंटिंग utmost प्रोडक्टिविटी, डेवलपिंग पर्सनल फॉर शोल्डरिंग ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सारा का सारा काम स्टाफिंग के थ्रू से ही हो सकता है। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कह नहीं रहे हो आप लोग? मीटिंग अपकमिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ टैलेंटेड पीपल। टैलेंटेड पीपल का जरूरत है देश को। आप लोग भी टैलेंटेड बनो, आप लोग टैलेंटेड हो, लेकिन और अपने आप को बूस्ट करो सर। ठीक है, तब जाके आप जॉब को भी सेटिस्फाई कर सकते हो। सेटिस्फाइंग जॉब ओइंग टू करेक्ट प्लेसमेंट, यूटिलाइजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मोस्ट फेवरेबली। नहीं तो सर कभी नौकरी का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, मैं आपको बोलता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनना चाहते हो तो बिजनेस को बनाने में दिक्कत जरूर होता है, बट बन पाओगे अगर अपने आप को टैलेंट को नर्चर करोगे तो। और अगर सिर्फ फाकीबाजी करोगे, प्रियांशु जैसे आजकल बहुत फाकी मार रहा है, ऐसे करने से कुछ नहीं बन पाएगा बाबू। अपना प्रॉब्लम को समझ। प्रियांशु बात समझ रहा है? स्टाफिंग कुछ सिखा पा रहे कि नहीं? एग्जाम का रिजल्ट भी अच्छा करना है और साथ में अपने आप को बिल्डअप भी तो करना है, या नहीं करना है? प्रियांशु का कोई आवाज नहीं है क्या? रे सुनाई नहीं दे रहा है? Supplying informations concerning transfer, promotions, recruitment, death, demotions, okay, retaining professionalism among personnel। मतलब जो लोग काम करते हैं ना, उनके साथ एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना भी जरूरी है। स्टाफिंग कितना तरह का हो सकता है? शॉर्ट टर्म स्टाफिंग, लॉन्ग टर्म स्टाफिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म, ओके, शॉर्ट टर्म स्टाफिंग, सक्सेशन स्टाफिंग, स्ट्रेटेजिक स्टाफिंग। लॉन्ग टर्म स्टाफिंग मतलब सर किसी को लेना है और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए काम करवाएगा। सक्सेशन मतलब पहले कोई और था, अब उनके जगह में न्यू डायरेक्टर आएगा। सक्सेशन समझते हो ना? सक्सेशन मतलब 5-5 साल में जैसे कंपनी का डायरेक्टर बदल जाते हैं, ऐसे होता है ना सर। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, क्या मेरा आवाज आप लोगों तक आ रहा है सर? यस सर। यस सर। ये देखो, ये जैसे देखो इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस में आप देख सकते हो कि जो बनाया था वो है नरेंद्र नीलकेनी। ठीक है, सलील पारिक करेंटली इनका एमडी एंड सीईओ है, लेकिन इससे पहले इनके फाउंडर में था नारायण मूर्ति साहब, इनको बनाया था। नरेंद्र नीलकेनी भी ये इन्फोसिस को बनाया था। फिर उसके बाद इनके जगह लेने आए नरेंद्र नीलकेनी आए, गोपाल कृष्णन आए। ठीक है, उसके बाद अभी सलील पारेख अभी इसको चला रहे हैं। तो ये सक्सेशन इश्यूज के थ्रू से आ रहे हैं कि पहले ये थे, उसके बाद ये आ रहे हैं। जैसे ये भी देखो साउथ में कैसे बिजनेस बना। साउथ में एक इकोसिस्टम बन गया, जानते हो, बड़े कंपनी बनने का नॉलेज हब बन गया। हम लोग बंगाली अपने आप को बहुत मतलब एडुकेटेड समझते हैं, बट हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा है। नॉट ओनली इन आईटी सेक्टर्स, किसी भी चीज में हम लोग अपने आप को ना प्रॉपरली बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज
ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन आवर एरिया, बिकॉज हमारे यहाँ पर ना एक स्टेबल गवर्नमेंट कभी नहीं होता है, और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, स्टेबल जनता नहीं है, मतलब जो पब्लिक एट लार्ज है ना वो स्टेबल नहीं है, वो बहुत कंफ्यूज्ड है। तो कंफ्यूज जनता का सरकार भी कंफ्यूज्ड, और कंफ्यूज सरकार का स्टेट का भी हालत कंफ्यूज्ड। अब साउथ में देखो, जो भी कंपनी का डिटेल्स में निकालूंगा ना आपको, देखना आप साउथ का ही डिटेल्स देखोगे। क्या मैं बहुत गलत बता रहा हूँ सर? मैं अपने बंगाल के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सीरियसली आई एम वेरी कंसर्न अबाउट बंगाल। आई एम फ्रॉम बंगाल, मेरा जन्म स्थान है, मेरा जन्म भूमि है, इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ सर। अपने बारे में कभी खराब नहीं बोलना चाहिए कभी भी, लेकिन अपने बारे में सच्चाई भी स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ये तो मेरा मानना है, आप लोग क्या मानते हो? क्या अपना बुराई मान लेना चाहिए? क्या विश्वजीत बोल, तू तो बंगाल से नहीं है, यस बिहार सर। से है, तुझे क्या लगता है कि बिहार का बुराई को बिहार जितना जल्दी मान लेगा उतना जल्दी डेवलप कर पाएगा, या फिर यस बिहार क्या सर। बोलेगा कि नहीं बिहार में कोई बुराई नहीं है, सब ठीक है? तो अगर हम लोग बोले कि सब ठीक है तो फिर क्या बिहार आगे बढ़ पाएगा? नो सर, नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे बिहार तो नॉर्मली डेटा वाइज देखो या ओवरऑल देखो, पैसा का कमती बिहार में नहीं है, आई नो, बट सर लिविंग स्टैंडर्ड का कमती है, पब्लिक एट लार्ज एक जो होता है ना सर, बहुत ज्यादा केओस है बिहार में। तो अगर ये प्रॉब्लम को बिहार को ठीक करना है तो उसके लिए बिहार को कुछ तो मेहनत मशक्कत करना होगा ना, और उसके लिए बिहार को इस मैटर को जल्दी जल्दी समझना पड़ेगा। अगर बिहार इस मैटर को नहीं समझेगा, कि मानेगा नहीं, अगर वो यही बोलता जाए नहीं सब ठीक है, अगर सब ठीक है तो फिर प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे करंट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल भी ऐसे बोलते हैं, सब तो ठीक ही है। अरे भाई सब ठीक है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है फिर? तो फिर न्यू न्यू प्रॉब्लम को ढकने के लिए हम लोग न्यू न्यू मतलब प्रपोजल क्यों दे रहे हैं अगर प्रॉब्लम नहीं है तो? सबको पता है प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी लोग मानना नहीं चाहता। अब यही तो प्रॉब्लम है। फिर आई होप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सक्सेशन प्लानिंग भी आप समझ गए। स्ट्रेटेजिक स्टाफिंग क्या होता है? स्ट्रेटेजिक स्टाफिंग मतलब इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मतलब एक स्ट्रेटेजी वाइज कि इस काम के लिए, जैसे आप लोग जानते हो कि क्रिकेट में, फुटबॉल में एक होता है ना सर स्ट्रेटेजिकली काम करना। हाँ प्रियांशु, फुटबॉल में होता है ना स्ट्रेटेजिक काम करना। सर। हाँ, तो वो स्ट्रेटेजी क्या हाँ होता है? हाँ स्ट्रेटेजी मतलब जैसे आईपीएल में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, फुटबॉल में स्ट्रेटेजी लिया जाता है, तो किसी হ্যাঁ पर्टिकुलर काम के ফুটবলে लिए। মানে নতুন নিয়ম এসছে যে করোনার পর 30 মিনিট পর একটা ড্রিঙ্কস ব্রেক হবে 30 यस, মিনিট পর 30 আর हाँ मतलब उसमें বার स्ट्रेटेजी এসছে बनाते हैं নতুন ना कि कौन कहाँ खेलेगा, किसको क्या হ্যাঁ करना হ্যাঁ चाहिए। हाँ, तो जैसे মানে स्पोर्ट्स में हाँ बोल। 30 মিনিট যে খেলেছে কতটা ওরা মানে কি বেস দিতে পেরেছে না কোথায় ভুল হয়েছে ওইটা বলে हाँ তারপরে আবার ইয়ে করে। यस, तो स्ट्रेटेजिक स्टाफिंग भी ऑल्सो वैसा ही है कंपनी के लिए, चाहे वो इन्फोसिस हो या गवर्नमेंट का कंपनीज हो। ठीक है, चाहे इन्फोसिस का कंपनी हो या गवर्नमेंट का कंपनीज हो, इनमें क्या देखना पड़ता है, इसमें क्या देखना पड़ता है कि कंपिटिटिव एडवांटेज मतलब वो करेंटली किस हालत में है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट में कुछ होना चाहिए कि नहीं चाहिए, लीगल कंसिडरेशन कुछ है कि नहीं है वो भी देखना चाहिए, एंड कितना कॉस्ट इफेक्टिवली कंपनी काम कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं काम करे जा रहे, कॉस्ट एफिशिएंसी भी होना चाहिए ना। मतलब अगर आपका आमदनी 58 मतलब आप 58 कमाते हो और 1 टका खर्चा हो जाएगा तो मुश्किल है ना सर। इफ यू वांट 50 पैसा एंड यू एक्सपेंस 1 रुपी, देन देयर विल सम सीरियस प्रॉब्लम। हाँ सर, यस सर। इसके ऊपर एक मूवी है ना, आमदनी 58, आमदनी खर्चा 58 रुपया। खर्चा रुपया, एक मूवी भी है। ठीक है, 4 रुपया खर्चा रुपया एग्जैक्टली। तो आप अर्निंग करते हो 50 पैसा और आपका एक्सपेंस है 1 टका, तो देर इज सम सीरियस प्रॉब्लम, 1 रुपये। तो इस सब चीजों में आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए भी स्टाफ को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाएगा तो जाएगा, कंपनी का जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। स्टाफ ऐसे सोचते कि नहीं सोचते, जाएगा तो कंपनी का जाएगा, मेरा क्या है, ऐसे सोचते हैं ना स्टाफ। यस सर। लेकिन आपको कैसा स्टाफ चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस पे, जो कंपनी को अपना समझे। इसके लिए आप समझ सकते हो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट माइंड बनना चाहिए। जैसे एक सिंपल, अब लोग क्रिकेट का खबर अगर रखते हो तो कल ये अपना एक फेमस क्रिकेटर है साउथ का बोल रहे, पाकिस्तान का, नाम सुने हो सर? मोहम्मद आमिर का नाम सुने हो?
हाँ, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर। वेरी गुड सर। ये मोहम्मद आमिर अच्छा बॉलर है, लेकिन इसने पाकिस्तान क्रिकेट से संन्यास ले लिया, मतलब रिटायर कर लिया। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा बात कहा, ठीक है। सर मैं ওর कल তো ही এজ হয়নি এখনো অত। नहीं, एज नहीं हुआ, वो रिटायरमेंट लिया। पाकिस्तान बोर्ड के साथ मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। पाकिस्तान बोर्ड का, इसीलिए मैंने सवाल उठाया मैनेजमेंट इश्यूज क्या होता है, स्पोर्ट्स रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट का प्रॉब्लम क्या होता है। ये है मोहम्मद आमिर, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड हैव एवर प्रोड्यूस, वन ऑफ द बेस्ट। जैसे वासिम अकरम जैसे पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेट बॉलर है, सीरियसली ऑल टाइम ग्रेट, ऐसे मोहम्मद आमिर भी बन सकता था उनके जैसा। बट ये मैनेजमेंट पाकिस्तान का ना बहुत बेकार का मैनेजमेंट है, ड्यू टू सम, आप बोल सकते हो कि सर एडुकेशन एक रीजन है, यस एडुकेशन एक रीजन है, कल्चर एक रीजन है। आई एम नॉट, मैं ये क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का कल्चर खराब है, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो मैनेजमेंट का कल्चर है, ठीक है, वो कैसे सिलेक्ट करे। जैसे ये उनका ही प्लेयर बोल रहा है, nobody questions Bumrah, they knew that he is a match winner. Amir cites example of getting backed by team management. मतलब एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कि अपने टीम को अपना समझे, और जो भी लोग काम करते हैं ना, एक दूसरे के पीछे काठी करना नहीं, काठी समझते हो ना, मतलब एक दूसरे के क्रिटिसाइज Yes. नहीं करना है, एक दूसरे को जरूरत पे बैक करना है। अगर सही टैलेंट है हमारे यहाँ पर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पे कोई टैलेंटेड बंदा आ जाए तो हम लोग उसको क्या करते हैं सर, हमारे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस पे एक बंदा है जो बहुत अच्छा जानता है, बहुत अच्छा काम का आता है, तो बाकी लोग उसको क्या बोलेगा, क्या लगता है आपको? आप ही लोग बताओ। क्या विराट हाँ हाँ, विराट पंडित তুই জ্ঞানী এই সেই জ্ঞানী 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 বলবে। ज्ञानी, एग्जैक्टली सर। दिस इज हाउ ये कल्चर बनाए हम लोग अभी बंगाल में। हाँ, आप जस्ट अभी बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोलता तो फिर बोलते कि सर क्या सिखा रहे हो आप, लेकिन आप ही लोग बोल रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये अलग अलग जगह में आप लोग रहते हो। ये रहते हैं अपना, प्रियांशु रहते हैं सॉल्ट लेक के पास, ये स्नेहाशीष रहते हैं बैरकपुर में, सोदपुर में। हाँ, जो विश्वजीत है वो मुजफ्फरपुर में, मैं रहता हूँ केष्टपुर में, मेरा नेटिव झारग्राम में। तो मैं हर जगह में ये चीज देख रहा हूँ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना सर, कि टैलेंट का कदर नहीं करते हम लोग। ये सर नो, यस सर यस है सर, ना। यस सर। ये प्रॉब्लम इंडियन टीम में भी था, ठीक है। लेकिन रिसेंट इंडियन जो टीम बना है, इसमें कुछ ऐसा स्टाफ, ऐसे मैनेजमेंट है जो सीरियसली अच्छा है, और तभी इंडिया अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। फ्रॉम दी, अगर लास्ट 30 ईयर्स में अगर आप देखो कि इंडियन क्रिकेट, उससे काफी बेहतर क्रिकेट अभी इंडिया खेलता है, हर चीज में चैंपियन बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को ऑस्ट्रेलिया में जाके आंख दिखा के हरा के आ रहा है, टेस्ट में वर्ल्ड चैंपियन बनने लायक बन गया है। तो एक टीम अच्छा बनता है उसके कल्चर पे, उसके मैनेजमेंट के ऊपर। तो वही चीज आमिर को भी प्रॉब्लम यही बोल रहा है कि आमिर अगर एक मैच में परफॉर्म नहीं करता है तो पाकिस्तान मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट बोलते हैं कि क्या बेकार का टीम बनाया है। तो मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अगर पक्का नहीं है, स्टाफिंग अगर पक्का नहीं है ना, तो फिर प्रॉब्लम होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं करेगा, चाहे वो पाकिस्तान टीम हो या इंडियन टीम। जैसे करेंट इंडियन टीम देखो ना, पर्सनल इंडियन टीम इतना बेहतर खेल रहा है कि बुमराह जैसा स्टार प्लेयर ये ना भी खेले तो भी इंडिया जीत सकता है। बुमराह भी रिसेंटली शादी किया है, ठीक है, वो छुट्टी लिया है मैरिज के लिए। इवन विराट कोहली जैसा प्लेयर वो भी ना खेले फिर भी इंडिया टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हरा के आया है कि नहीं आया? यस सर। तो ये होता है मैनेजमेंट, कि हमारा स्टार प्लेयर भी ना खेले तो भी हम जीत सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। মানে স্টাফ মানে তোমার সাব বেঞ্চটা ওরা यस, बेंच में जो लोग हैं ना, जो बेंच में है, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे बिल्ड करना है कि जो खेल नहीं रहा है वो भी उतना लायक है, वो भी उतना लायक है कि वो भी किसी को मात दे सकता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक जिस तरह से करेंट इंडियन क्रिकेट टीम का मैनेजमेंट काम कर रहा है ना, आप सोचो कि सर इंडियन का हर एक कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा लेवल में चलना चाहिए। हर एक, जैसे गूगल का मैनेजमेंट टॉप क्लास मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट का मैनेजमेंट टॉप क्लास मैनेजमेंट, एप्पल का मैनेजमेंट टॉप क्लास मैनेजमेंट, बट स्टिल अमेजन, लेकिन वो लोग भी फील करता है कि उन पे भी कमी है, वो उनको भी शॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहा है। तो मैनेजमेंट को बैक करना, मैनेजमेंट में टैलेंट रखना, वही स्टाफिंग का सबसे बड़ा रोल है सर। आप मानो या ना मानो, ये स्टाफिंग चैप्टर, आई डोंट नो आप क्या सीख पा रहे हो, ठीक है। एग्जाम का चीज के लिए आपको इसको ना दिल से समझना पड़ेगा। पढ़ाई क्यों नहीं करने का मन करता है प्रियांशु को? बिकॉज प्रियांशु कभी फील ही नहीं करता कि पढ़ाई करके होगा क्या, कि एडुकेशन भी एक टॉप लेवल ऑफ, मतलब आप तो बहुत अच्छे इंसान बनोगे ही, लेकिन मुश्किल क्या है ना प्रियांशु, आप एडुकेशन को ना बोरिंग समझते हो,
लेकिन डोंट यू थिंक कि एजुकेशन में बहुत कुछ है जो आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो? क्या रे प्रियांशु, मैं गलत बोल रहा हूँ? जो बात मैं यहाँ पर मैनेजमेंट क्लास में बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब रियल लाइफ एप्लीकेशन है? रियल, अच्छा। तो फिर अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन मिलता है तो फिर पढ़ते क्यों नहीं हो? बात समझा करो ना, ये हर चीज का रियल लाइफ है। तो फिर जब रियलिटी कनेक्टेड है तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं करोगे? बोलो, घर में सेल्फ स्टडी क्यों नहीं करोगे? अपने आप को डेवलप क्यों नहीं करोगे? क्या अपना अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं चाहिए? सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बनाना है क्या? किसी और के सामने रेस्पेक्टेड बनने का जरूरत नहीं है, किसी को शो ऑफ करने का जरूरत नहीं है। सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए कि नहीं चाहिए इंसान को? আত্মসম্মান আমরা বাংলায় বলি, আত্মসম্মান। নিজের সম্মান আছে कि नहीं, আমি এটা জিজ্ঞেস করছি सबको, बोल रहा हूँ, नॉट ओनली प्रियांशु, स्नेहाशीष को भी बोल रहा हूँ, विश्वजीत को भी बोल रहा हूँ। Yes, सेल्फ sir. रेस्पेक्ट है कि नहीं है? तो फिर पढ़ाई सिर्फ किसी और के लिए ना करो सर। डोंट डू एनी काइंड ऑफ स्टडी फॉर योर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं करना है, दोस्तों के लिए कुछ नहीं करना है, गर्लफ्रेंड के लिए भी कुछ नहीं करना है। अगर किसी का है तो करना है तो अपने लिए करो सर। बिकॉज अगर आप खुद सीखोगे तो आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंट बनोगे, और आप कॉन्फिडेंट बनोगे ना, आपका लाइफ अलग लेवल में लीड करेगा। आई डोंट नो आप लोग मेरा बात को समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। आप जब किसी कंपनी के लिए काम करने जाओगे ना, हाँ बोलो। বুঝতে পারছি এটা। तो प्लीज समझा करो, आप जब किसी कंपनी के लिए भी काम करने जाओगे ना, तो आपको पूछेगा भी क्या सीख के आया है, क्या पढ़ाई किया, तो तुमको तब बोलना चाहिए ना स्टाफिंग में क्या जरूरी है। तो प्लीज ये सब पॉइंट याद इसलिए रखो बिकॉज इसको आपको एग्जाम में भी काम आएगा, और ये पॉइंट आपको रियल में भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ वर्ल्ड कुछ हो रहा है, दिस इज नॉट आउट ऑफ वर्ल्ड थिंग। कोई बोरिंगनेस नहीं होना चाहिए इसमें, बिकॉज इसमें पूरा जान है। आप अपने, जब आप लोग 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए, जैसे स्नेहासिस बिजनेस करता है, नो स्नेहासिस प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट्स बना है, ठीक है, तो वहां पर भी वो काम पे लगा सकते हैं। प्रियांशु को खेलना अच्छा लगता है, ग्राउंड पे जाते हैं, तो वहां पर तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। किसी को जबरदस्ती नहीं कर पाओगे, बट इट्स टेक टाइम। मैनेजमेंट कोई ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती थोप दो किसी पे मैनेजमेंट, नहीं तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, तुम मेरा बात नहीं मान रहे, ऐसे नहीं होता। किसान चाची ऐसे किसान चाची नहीं बन गए। आपको ऐसा कुछ तो इन्फ्लुएंसिव पावर आपके अंदर होना चाहिए ना, लीडरशिप, तो सीरियसली आप कर सकते हो। क्या किसान चाची ऐसे ही किसान चाची एक दिन में बन गया क्या? अरे नो सर। हाँ, एक दिन में तो नहीं बना। आई थिंक विश्वजीत ने जरूर कहानी सुने होंगे, আস্তে है ना? আস্তে হয়েছে। यस सर। तो आप भी अगर एक दिन में चाहोगे कि नहीं मैं लीड कर लूंगा, नहीं, एक दिन में नहीं बनेगा। आपको अंदर से बात को बनाना पड़ेगा। एक दिन में आप जसवंती वन जमुना दास पोपट भी नहीं बन सकते, लिज्जत पापड़ वाले एक दिन में नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, अगर आप आज से शुरू करोगे तो धीरे 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 आप जरूर अपने सक्सेस के उस ऊंचाई में पहुंच सकते हो। बट उसके लिए आपको शुरू तो करना होगा ना सर। क्या रे स्नेहाशीष, बात समझ में कुछ आ रहा है? Yes, sir. नहीं सीरियसली, स्नेहाशीष ना बहुत अच्छा सोचता है सर। स्नेहाशीष रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा मुझे फोन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। सीरियसली मैं सबको बता रहा हूँ। लेकिन स्नेहाशीष का क्या है कि सोचते बहुत अच्छा है, बट एप्लीकेशन एरिया में स्नेहाशीष को थोड़ा और सोचना होगा कि किस तरह से स्नेहाशीष को करना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ स्नेहाशीष? Yes, sir. सीरियसली स्नेहाशीष मतलब गरीबों के लिए, जो इलिटरेट है उन लोगों के लिए बहुत कुछ अपना, उसका भी वो खुद एक एनजीओ का मतलब जूनियर लेवल का ये भी है सर। वो एक 250 मेंबर्स का एनजीओ चलाते हैं स्नेहाशीष, मतलब उसका मेंबर है और मेंबर्स का हेड है, लीडर है वो। तो लीडरशिप क्या है स्नेहाशीष को आता है। बट क्या है ना सर, लीडरशिप को इस तरह से अप्लाई करना चाहिए जिसका एक इफेक्टिव हो, लाइक किसान चाची, लाइक इन्फोसिस का, लाइक लिज्जत पापड़ के जैसा। क्या स्नेहाशीष, ऐसे कुछ होने से बढ़िया रहेगा ना, जो रियल Yes, sir. प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो अगर तू समझ पा रहा है तो मैं देखूंगा कि आगे आगे तू कैसे सोच पा रहा है, ठीक है, किस तरह से स्टाफिंग प्रोसेस को यूज कर रहा है, अपने अंदर कैसे लीडरशिप को बिल्ड कर रहा है। ठीक, जैसे मैं प्रियांशु को बस इतना बात कहूंगा कि प्रियांशु तुम अपने पढ़ाई को इसलिए करो ताकि आप अपने आप में एक लीडर बन पाओ। आई नो प्रियांशु को लीडर बनने का बड़ा शौक है, लेकिन प्रियांशु भटक जाता है, प्रियांशु अपने आप को ना मेंटेन नहीं कर पाता। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू प्रियांशु कि प्रियांशु प्लीज अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, खेलने के टाइम पे खेलो, जब पढ़ना है तब पढ़ो, ठीक है, तो प्रियांशु बन पाओगे। स्नेहाशीष को मैं इतना बोलूंगा कि स्नेहाशीष प्लीज, तेरे अंदर अच्छाई है, तू बहुत अच्छा सोच पाता है,
बट ये जो पढ़ाई है ना, जो एजुकेशन है, ये तो मैं कोई बाहरी चीज नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आपके सिलेबस में मैं वही चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको सिखाता है, आप इसको सीखो, इसको यूज करो, और जो भी टीम को चलाते हो उस टीम को और बेहतर करने का कोशिश करो। विश्वजीत को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज विश्वजीत के घर में बोलने वाले ऐसे इंसान हैं जिसको देख के ही बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। तो फिर विश्वजीत के लिए मेरा एडवाइस कुछ नहीं रहेगा, लेकिन बस इतना बोलूंगा कि चाची का नाम को और रोशन करना। क्या विश्वजीत? यस सर। स्टाफिंग प्रोसेस में मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, आपको मैन पावर प्लानिंग करना चाहिए, रिक्रूटमेंट करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए, प्लेसमेंट करना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना चाहिए, रेम्यूनरेशंस क्या होगा वो भी तय करना चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स, अप्रेजल का मतलब होता है सिलेक्शन, अप्रेजल का मतलब होता है सिलेक्शन, मतलब परफॉर्मेंस देख के सिलेक्ट करना चाहिए। एंड उसके बाद प्रमोशन एंड ट्रांसफर का बात आता है कि अगर किसी को प्रमोट करना है तो प्रमोट करो, किसी को ट्रांसफर करना है दूसरे जगह में तो ट्रांसफर करो, ठीक है। जैसे भी स्नेहाशीष का एक इच्छा है कि वो रिसेंटली जो करेंटली वो कॉमर्स फील्ड के साथ कनेक्टेड है ना, वो सीए का पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बीकॉम का पढ़ाई कर रहा है। तो सीए एंड बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ स्नेहाशीष ये भी चाहते हैं कि स्नेहाशीष अपना टैक्स का जो काम है उसको और बढ़ाना चाहता है, या फिर कंसल्टेंसी का जो काम, जीएसटी टैक्स एक्सपर्ट बोल के एक कंपनी सरकार टैक्स एक्सपर्ट के नाम पे स्नेहाशीष ने रखा है। तो स्नेहाशीष चाहता है कि धीरे धीरे ये कंपनी सोदपुर, कोलकाता का सोदपुर एरिया से धीरे धीरे बढ़ के पूरा का पूरा बंगाल एंड इंडिया के अलग अलग पार्ट में भी जाए। क्या स्नेहाशीष सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। तो उसके लिए स्नेहाशीष को ये कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से यूज करना होगा, ठीक है। तो प्लीज ये 8 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो मैन पावर प्लानिंग क्या है आपको तो समझ में आ ही गया। मैन पावर प्लानिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ पुटिंग राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस, राइट टाइम पे, डूइंग द राइट थिंग्स फॉर विच दे आर suited to achievement the goals of the organizations। तो याद रखना व्हाट इज कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। याद रहेगा ना सर? अगर इतना सारा बातों के बाद भी अगर आप भूल जाते हो तो फिर मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप बोलोगे सर आप मर जाओ हम लोग बच जाएंगे, अच्छा ठीक है मैं मर जाता हूँ तुम लोग बच जाओगे। एनालाइजिंग द करेंट मैन पावर इन्वेंट्री, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आपका कैसे ऑर्गेनाइजेशंस का साइज क्या है, ठीक है, कितना सारा डिपार्टमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशंस पे, आप उसको भी फाइंड आउट करो। नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ सच डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉइज इन दिस वर्क यूनिट्स, कितना लोग काम करेगा, कितना एम्प्लॉइज है, कितना जरूरी है, आपको इस तरह से मैन पावर प्लानिंग को सोचना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, मेकिंग फ्यूचर मैन पावर कैसे करोगे, एक्सपर्ट से फोरकास्ट करोगे, ठीक है, फ्यूचर मैन पावर, ट्रेंड एनालिसिस करोगे, वर्क लाउड एनालिसिस करोगे, ठीक है, वर्क लोड, सॉरी लाउड नहीं, वर्क लोड, वर्क फोर्स एनालाइज करोगे, ठीक है, कितना वर्क लोड देना चाहिए, कितना वर्क फोर्स चाहिए, एंड अदर मेथड्स आल्सो, ठीक है। डेवलपिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए कि किस काम के लिए क्या ट्रेनिंग चाहिए, जैसे आजकल डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, स्टॉक मार्केट, ये सब नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? हाँ सर। डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, ये सब नॉलेज जरूरी है कि नहीं है? हाँ यस सर। जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। आप लोग कॉमर्स फील्ड के साथ हो, एनआईएसएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, सेबी का ही एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट को बहुत सोचा एनआईएसएम के बारे में। ये इसका आप स्टॉक मार्केट की रिगार्डिंग पढ़ाई कर सकते हो, अभी नहीं सर, धीरे धीरे, अभी नहीं, जो जैसे स्नैच से अभी कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को बोलूंगा धीरे धीरे सोचना, ठीक है, कि किस आप एनआईएसएम का पढ़ाई कर पाओगे। इसमें स्टॉक मार्केट में से 26 तरह का पढ़ाई होता है, 26 टाइप, ये देखो सर 26 टाइप, अभी और बढ़ गया, 28 टाइप से पढ़ाई हो गया सर। इसमें वैरायटीज ऑफ पढ़ाई होता है, तो जो जरूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। एनआईएसएम कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है सर, जैसे सीए सीएमए होता है ना, ठीक उसी तरह का एक इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन है जो सेबी चलाते हैं, ठीक है। तो ये देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, इसका एक ऑफिस बना है रिसेंटली, हुआ सर 2 साल हुआ, एनआईएसएम कैंपस। आप कैंपस देख के भी सोच सकते हो, गवर्नमेंट कैंपस है, पताल गंगा बोल के, ये आपका बना है, ये मुंबई में, नवी मुंबई में बना है, ये यहाँ पर, ये देखो ये कैंपस बना है सर नवी मुंबई में, गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है, पताल गंगा, आप विजिट भी करके देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको बाद में कभी सिक्योरिटी मार्केट में, जैसे आप लोग थोड़ा सीए वगैरह बन जाओ, एनआईएसएम का सर्टिफिकेशंस वगैरह कर लो, फिर अगर अच्छा जगह में आप लोग नौकरी लगाते हो, या जो भी, अगर आप बाद में सिक्योरिटी मार्केट में एमबीए वगैरह करना चाहते हो ना, तब आपको ये इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा। एमबीए इन शेयर मार्केट,
समझ में कुछ आ रहा है सर? सर बोल सर। धीरे धीरे होगा, प्लानिंग करो। मैं आपको जो जो हो सकता है मैं बता रहा हूँ आपको। 325 करोड़ का प्रोजेक्ट है सरकार का, 70 एकड़ का लैंड में बना है, ठीक है। पतालगंगा 80 किलोमीटर मुंबई से, 25 किलोमीटर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, ठीक है। तो ठीक है सर, वो तो अलग बात, बट आपको मैं बस इतना बता रहा हूँ कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप इन एजुकेशन। आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बोल रहा था, वो तो आप घर में बैठ के ही कर सकते हो, गूगल से डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी स्नेहासिस ने किया। बाकी आप लोग 12 का एग्ज़ाम दे दो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गूगल का ये बेसिक है, इसके बाद एडवांस लेवल आता है। ये नहीं है तो प्राइवेट कंपनी है कोई, ये बेसिक है, दिस इज फंडामेंटल, ठीक है। लर्न डिजिटल विद गूगल। इसके बाद आप धीरे धीरे, ये देखो सर, ये गूगल का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसका एडवांस लेवल है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि एडवांस लेवल में आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो आप समझ सकते हो, धीरे धीरे अपने आप को बिल्डअप कर सकते हो। बहुत कुछ है सर, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि डेवलपिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरी है आपको करना होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? CA तो बनोगे, बीकॉम प्रोफेशनल तो बनोगे, यस सर। लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा समय के साथ साथ। सही कि नहीं सर, बोलो। यस सर। यस सर। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर प्लानिंग आपको ऑलरेडी समझ में आ गया, मैं और इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। विश्वजीत तेरा आवाज नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोल। यस सर। ठीक है, तो बस यही है। अब इसमें देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू हो जाएगा कि इसके बाद आपको रिक्रूटमेंट करना है, फिर आपको टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे भी ध्यान देना है। जैसे जब भी जॉब होता है ना, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था कि कैग का जॉब निकला है, तो एम्प्लॉयमेंट एट फैक्ट्री लेवल कहाँ जॉब होगा, फैक्ट्री लेवल में एडवर्टाइजमेंट देना होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे ढूंढना होगा। सरकारी लेवल में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड होता है सर, वहाँ पर जाके अपना नाम नथिभुक्त करना पड़ता है, फिर सरकार वहाँ पर से आपको कॉल करेगा। नॉर्मली ज़्यादातर सर पुलिस का नौकरी, पोस्ट ऑफिस का नौकरी, ये सब नौकरी ज़्यादा होता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के थ्रू से, ठीक है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी प्लेसमेंट देता है, लाइक CSCMA इंस्टीट्यूट अपना प्लेसमेंट का अलग सेल है उन लोगों का। रिकमेंडेशन के थ्रू से भी जॉब होता है, अगर आप अच्छा किसी चीज़ में हो ना, तो आप रिकमेंडेशन के थ्रू से भी जॉब लगा सकते हो। एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से जो लोग लेबर लेवल में काम करते हैं ना, वो लोग भी जॉब ले लेते हैं। तो किस तरह से रिक्रूटमेंट होता है आपको समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। हाँ, याद रखना सर, रिक्रूटमेंट का अलग अलग प्रोसेस। आप लोगों को मैं बताता हूँ, देखो आप लोग तो कोई नॉर्मल पढ़ाई नहीं करते हो, आप लोग सभी प्रोफेशनल बन रहे हो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे पढ़ाई हो जाए ठीक ठाक से, प्रोफेशनल ये लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाना, किसमें, अभी से भी बना सकते हो। इट्स लाइक फेसबुक बट नॉट लाइक फेसबुक, ठीक है। लिंक्डइन क्या है सर? अमेरिकन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विस दैट ऑपरेट वाया वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप्स, लॉन्च्ड ऑन May 5, 2003। ये माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं रिसेंटली, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का है। तो लिंक्डइन में अपना अकाउंट बनाना, जो करेंटली वर्ल्ड का 80% जॉब प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे। समझ में आया सर कुछ? স্নেহাশিস বুঝতে পারলি কিছু? হ্যাঁ স্যার, আমার আছে স্যার অ্যাকাউন্ট লিঙ্কডইনে। ओके, वेरी गुड सर, तब तो बहुत बढ़िया, ठीक है। প্রায় স্যার আসে, এই ডেটা এন্ট্রি অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ প্রায় আসে। आई शाबाश शाबाश। चलो, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस, ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस मैंने बताया था, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होता है, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग होता है ना, कि जो लोग अच्छा होगा, क्वालिफिकेशन, एडवांटेजेस, क्वालिफिकेशन, लुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आपके अंदर और कुछ चाहिए, बी रिलायबल ऑन डॉक्यूमेंट्स, डिसीजन मेड विद रीजंस फॉर देम, ठीक है। तो जो भी है, इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है एम्प्लॉयमेंट का, फिर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हो जाते हो, ठीक है। फिर सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग किया जाएगा, ठीक है। ये देखो, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट किया जाएगा, फिर प्लेसमेंट के बाद आप ट्रेनिंग लेके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे नौकरी करना चालू कर दोगे, ठीक है। मैं आपको नोट शेयर करता हूँ, फिर प्रमोशन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट भी उसके बाद आएगा। अच्छा, ये एक नोट शेयर करूंगा और एक शेयर करूंगा आपको, ये तो मैं क्वेश्चन आंसर वाला एक दिया आपको, ये जिसमें आपको ट्रेनिंग का अलग अलग मेथड बोला है, जैसे कि इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब के बारे में बता के रखा है, ठीक है, कि ऑन द जॉब में क्या होता है, ऑफ द जॉब में क्या होता है, आप लोग गो थ्रू कर लेना। मैं नेक्स्ट दिन आपको स्टाफिंग रिलेटेड ना टेस्ट अरेंज करूंगा, ठीक है। नॉट ओनली स्टाफिंग, मैं उसमें स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारा का सारा मिक्सड अप दूंगा। स्टाफिंग पे थोड़ा ज्यादा নেক্সট फोकस দিন আমার হবে না, নেক্সট দিন আমাদের এক্সটার্নাল আসবে ভাইবা নিতে।
दूसरा टाइम पे दे देना, ठीक है। अच्छा, अगर ठीक है। नेक्स्ट वीक में नहीं कर पाएगा दूसरा टाइम पे दे देना, मैं दूसरा टाइम बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ओके, हाँ, तू रुक जा प्रियांशु, रुक जा। ठीक है, सुजीत ठीक है। स्नेहासिस क्लियर हुआ है? यस सर, क्लियर। यस सर। देना स्टाफिंग, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट का जो है ये प्लानिंग, और मैं फिर से रिवाइज करूंगा सारा का सारा चैप्टर, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से पूरा का पूरा पढ़ लो, स्पेशली विश्वजीत एंड प्रियांशु बोलूंगा, स्नेहासिस का भी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। विश्वजीत एंड प्रियांशु पूरा का पूरा मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक एज है पर योर सर। स्कूल सिलेबस पूरा हाँ, रेडी हाँ। कर ले, टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, हाँ। यस सर। ओके ओके ঠিক আছে, স্যার, চলো বাই। স্টাডি মেটেরিয়ালটা পাঠিয়ে দিও। আচ্ছা পাঠিয়ে দেবো, নোটসটা পাঠিয়ে দেবো।